नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर महोबा से है। महोबा के बारात पहाड़ी गांव के पास प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह राजपूत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, परिजन और साथ ही शिक्षक ने सिर पर गहरी चोट और घटनास्थल के हालातों को देखते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेज दिया है। गहन जांच शुरू कर दी गई है। महोबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के बारात पहाड़ी गांव के पास एक 50 वर्षीय शिक्षक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान भगत सिंह राजपूत के रूप में हुई है, जो बड़ी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे और साथ ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे। मूल रूप से बारात पहाड़ी गांव के निवासी भगत सिंह अपने परिवार के साथ महोबा के आलमपुरा मोहल्ले में रहते हैं। बताया जा रहा कि मंगलवार की रात वहां रोजाना की तरह अपने पैतृक गांव बारात पहाड़ी से दूध लेकर बुलेट बाइक से लौट रहे थे। जब वहां देर रात वापस नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। बुधवार सुबह करीब 4 बजे इठर पहाड़िया के पास उनका शव और बाइक बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल चलो अभियान को गति देने के लिए आज जनपद सीतापुर के ब्लॉक बेहटा में शिक्षा की अलख जगाई गई। बच्चों को 100% नामांकन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ब्लॉक संसाधन केंद्र बेहटा से एक बाइक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र बेहटा आज पूरी तरह से शिक्षा के रंग में रंगा नजर आया। खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी विभास सचार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बाइक रैली को। और साथ ही बाइक रैली के दौरान शिक्षकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान नौशाद अली, राहुल रघुवंशी और साथ ही तुफैल अहमद समेत क्षेत्र के तमाम विद्यालयों के अध्यापक मौजूद रहे, जिन्होंने घर घर जाकर अभिभावकों व बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला कराने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। चलो अभियान को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते लोगों को? मेरा सभी अभिभावकों को, समस्त जनता को यही संदेश है कि जो भी बेसिक शिक्षा के पात्र बच्चे हैं उनको 100% विद्यालय में आकर नामांकन करवाएं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। ये बाइक रैली कहाँ तक जाएगी? ये रैली बेटा होते हुए तंबौर से डिग्री कॉलेज तक जाके और तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ये रैली इसलिए की जा रही है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको प्राथमिक शिक्षा के लिए आना है, वो 100% अपने घरों से निकलें, उनके परिवार उनको निकालें और स्कूल तक भेजें। इसके लिए एक जागरूकता अभियान है, जागरूकता रैली है और इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जो अभी एक स्लोगन के माध्यम से हम लोगों ने बोला कि संकल्प हमारा टूटा, अगर एक भी बच्चा छूटा तो हम लोगों का प्रयास यही होगा कि एक भी बच्चा छूटने ना पाए
और हमारा संकल्प पूरा। वाराणसी में निकाह के दौरान मदरसे में बड़ा हादसा। 4 मंजिला मदरसा के लिफ्ट में हुआ हादसा। लिफ्ट का वायर टूटने से गिरा लिफ्ट और साथ ही एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। एक की हालत गंभीर बताई जा रही। घायल का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी गई है। और साथ ही भोलूपुर थाना क्षेत्र के पांडे हवेली स्थित जामिया हमीदिया रिजवा और साथ ही रिजविया तिरसा मदरसे का पूरा मामला बताया जा रहा। सर, लिफ्ट गिरने की घटना सामने आई है, क्या पूरा प्रकरण है एक बार? थाना भेलूपुर अंतर्गत चौकी रेवड़ी तालाब अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लिफ्ट के अनियंत्रित होकर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक छोटी लोग हैं जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। एक मदरसा है रेवड़ी तालाब क्षेत्र में, जहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल है जिसमें कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान जो लोग आए हुए थे उनमें से 2 युवक लिफ्ट में थे और लिफ्ट अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिसमें आसिफ आदिल नामक युवक की मौत हो गई है और दूसरा व्यक्ति घायल है हसनैन रजा, जिसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। सर, इसकी जांच भी की जा रही है कि किस कारणों से गिरा है? हाँ, जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद से ये जांच की जा रही है कि किन कारणों से ये घटना घटित हुई है और किन परिस्थितियों में घटना हुई है, उसकी जांच की लापरवाही पाई जाती है तो उसकी भी कार्रवाई होगी। जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर दंड कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर उन्नाव से है, जहां सीएनजी ऑटो चालकों ने नगर पंचायत नवाबगंज पर अवैध वसूली और मनमानी का गंभीर आरोप लगाया। चालकों ने इस मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र में सीएनजी ऑटो चालक को गुस्सा फूट पड़ा। चालकों का कहना है कि वे गरीब परिवार से आते हैं और साथ ही ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि इसके लिए कोई भी स्पष्ट नियम नहीं बनाया गया है। चालकों ने बताया कि उनसे रोजाना 20 से 30 रुपए के हिसाब से वसूली की जा रही है। ऑटो चालकों का कहना है कि नगर पंचायत सिर्फ कुछ सीमित स्थानों पर ही स्टैंड बना रही है, जबकि पूरे क्षेत्र में उनसे वसूली ली जा रही है और इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये ज्ञापन सीएनजी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष गोपाल महेश्वरी के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी और साथ ही ऑटो ड्राइवर शामिल हुए हैं। सभी ने एकजुट होकर प्रशासन से न्याय की मांग की है। चालकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस अवैध वसूली को तत्काल बंद कराया जाए और साथ ही वहां पर जो जमीन के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। ऑटो तीनों जगह जाता है। हाँ, और सर एक ही रोड पे 3 जगह वसूली हो रही है, तो बाईपास पे काटी जा रही है नवाबगंज। एक नवाबगंज में 30 रुपए, जबकि आप आराम से ये देखिए इसमें लिखा है। एक मिनट, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ये तो नगर पालिका परिषद उन्नाव का है जी। मान लो जो ऑटो चलता होगा यहाँ, तो ये उन्नाव में चलता होगा। उन्नाव से नवाबगंज जाती है सर भर के। नवाब उन्नाव बाईपास से, आवाजगंज बाईपास से तो वहाँ नवाबगंज। उनकी टाउन एरिया में एंट्री करती है तो वो 30 लेती ये आज से चालू की है, और जबकि पूरे उन्नाव जिले में 20 रुपए से ज़्यादा सीएनजी ऑटो का है ही नहीं है। पर्ची लगी है, इन्होंने स्पेशल 30 रुपए कर दिया सर। तो मतलब सर ये गलत है बिल्कुल एक तरीके से। तो इसी के उसमें है, और वहाँ पे 5 जगह वसूल रहे उनके बंदे, जबकि एक स्थायी जगह जो चिन्हित होती है वहीं से वसूली होती है। ना किसी के पास आई कार्ड है, ना कोई है। फुल गुंडाई सर, हाईवे का मामला है। चलती गाड़ी में चाबी निकाल लो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा सर? नहीं, ठीक है, इसको मैं दिखवाता हूँ। टेंडर हुआ होगा, किसको टेंडर आज ही से हुआ नहीं, टेंडर तो हुआ है सर। कोई ठेकेदार वसूली कराता होगा। हाँ, ठेकेदार करा रहा है। नवाबगंज नगर पंचायत से हो रही है सर। बात करते हैं ये नवाबगंज से, इनका इसी जिले में जो नियम इसको दिखवा लेते हैं ना, बिल्कुल। क्या नाम है आपका, क्या पद है, और आप आज जिलाधिकारी कार्यालय आए थे, ज्ञापन दिया है, क्या नाम है? ये गोपाल महेश्वरी नाम है, ऑटो यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारी सिर्फ ये मांगे हैं, जो सीएनजी ऑटो वाले हैं, सीएनजी ऑटो वालों से 20-20 रुपए आवास विकास बाईपास पे टोकन के नाम पे वसूली है, और आज 1 अप्रैल से 30 रुपए नवाबगंज नगर पंचायत ने
जो टेंडर किया है वहां पे वसूली हो रही है, जबकि पूरे उन्नाव में सीएनजी ऑटो ड्राइवरों से 20 रुपए से ज्यादा कहीं नहीं लिया जाता, चाहे वो सफीपुर हो, चाहे बांगरमो हो, चाहे नवाबगंज हो और चाहे शुक्लागंज हो। लेकिन जो नवाबगंज नगर पंचायत है, इसकी तानाशाही इस हद तक है कि इसने आज से ही 30 रुपए टोकन चालू कर दिया है और जो भी मानक है वो पूरे नहीं है। सिर्फ ऑटो ड्राइवर से इतना पैसा नगर पंचायत और नगर पालिका द्वारा लिया जा रहा है। एक दिन में एक ऑटो ड्राइवर जो कि गरीब अपना भरण पोषण करता है गाड़ी चला के, वो 70 रुपए का टोकन दे रहा है एक दिन में। बस इसी बात को लेके हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि हम लोगों की गरीब की भी सुनी जाए, आगे हमको भी न्याय मिले और जो नगर पंचायत नवाबगंज की तानाशाही और जो ईओ है शासी अधिकारी उनकी तानाशाही है, ये आगे चलेगी नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तानाशाही को। जिस तरीके से आपने बताया है कि एक ऑटो चालक से तकरीबन एक दिन में 70 रुपए का जो है टोकन लिया जाता है और जहाँ जहाँ ऑटो की वसूली होती है वहाँ पे ऑटो चालकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। सुविधा के नाम पे सिर्फ मजाक होता है। सिर्फ जब अधिकारी आते हैं तो बताया जाता है कि हाँ ये सुविधा है, ये मानक पूरे हैं, पानी की व्यवस्था है। किसी भी उन्नाव के किसी भी अड्डे में अगर जिलाधिकारी महोदय स्वयं निरीक्षण करें एक ऑटो ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में, तो उनको असली तस्वीर दिखेगी कि ओरिजिनलिटी में ऑटो ड्राइवर कितनी मेहनत करके और किस तरीके से अपने परिवार को पालता है, किस तरीके से वो स्टैंड सवारी भरता है, कितनी गालियां पुलिस वालों की खाता है, कितनी प्रभारियों की खाता है, कितनी यातायात जो प्रभारी होते हैं उनकी खाता है, तब वो आगे अपनी परिवार का भरण पोषण करता है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र की हत्या के बाद बढ़ा सवाल। आज छात्रों का मुंडन कराकर जताया गया अनोखा विरोध। 20 मार्च को दिन दहाड़े सूर्य प्रताप सिंह की हुई हत्या और साथ ही घटना के विरोध में छात्र छात्राएं लगातार कर रहे प्रदर्शन। प्राचार्य पर लापरवाही और शिकायतकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप है। छात्रों की मांग प्राचार्य पर मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही पदमुक्त और साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की मांग है आरोपी को जल्द ही फांसी की सजा दी जाए। ये हम लोग मुंडन करा के सूर्या की जो मृत्यु हुई उस पर जो कार्रवाई नहीं की जा रही है उस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, जो छात्र उस दिन प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेस थे, उनका कहना है कि वो लगातार गोली कई लोगों पे चला रहा था और आपने प्रिंसिपल साहब का भी बयान सुना होगा और प्रोफेसर मनोज सिंह सर का भी बयान सुना होगा। इसमें उन्होंने कहा कि ये 4 छात्रों को गोली मारने आया था, लेकिन हम लोग के हो अल्लाह से वो अन्य छात्रों को नहीं मारा। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो छात्र सूर्या के साथ थे, वो बता रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर भी गोली चलाई गई और वो लोग ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले 10 दिन पहले भी वो सूर्या और इनके बैचमेट को देख के वो घूरा था, दौड़ाया था मारने के लिए कॉलेज कैंपस में, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल से इन लोगों ने की थी ओरल तरीके से। लेकिन प्रिंसिपल कहें कि तुम लोग खुद ही अपराधी हो और वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता है। तो प्रिंसिपल के सह पे ये घटना हुई है, ऐसा उनके बैचमेट बता रहे हैं। उसी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्राचार्य के ऊपर मुकदमा लिखा जाए, उनको यहाँ से कार्य मुक्त किया जाए, यही हम लोग। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान 2026-27 का भव्य शुभारंभ। जूनियर हाई स्कूल भिनगा से रैली निकालकर अभियान की हुई है शुरुआत। विधायक और साथ ही राम फेरम पांडे, जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे व सीडीओ शहीद अहमद ने दिखाई है हरी झंडी। आपको बता दें वहां पर जनप्रतिनिधियों ने ईदगाह तिराहा तक पैदल रैली में किया है प्रतिभाग। 6 वर्षों से अधिक सभी बच्चों का 100% नामांकन लक्ष्य है। ड्रेस, जूते, मोजे व अन्य सुविधाओं के लिए डीबीटी के जरिए धनराशि भेजी जा रही। बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को वितरित की गई स्कूटी और स्कूल किट और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर नए प्रवेश पाने वाले छात्रों को स्कूल किट वितरित की गई है। शिक्षक के स्तर में सुधार और बच्चों के उज्जवल भविष्य पर सरकार का विशेष ध्यान है। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय पर हो रहे स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के आयोजक अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी जो लगातार निरंतर अपने प्रयासों से स्कूल को चमकाने में, स्कूल को उन ऊंचाइयों पर पहुंचने में सफल रहे और मेहनत करके आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई है, ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अपने नियत और कौल के धनी
बहुत ही युवा और विकास पुरुष अपने सम्मानित जिलाधिकारी पांडे साहब पूरे जिले में विकास की गंगा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले अपने मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद जी, शिक्षा संघ के सम्मानित बेसिक शिक्षा के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई विनय कुमार पांडे जी, कायाकल्प योजना के तहत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में आज स्कूल की बिल्डिंगें बिल्कुल चमचमाती हुई लपलपाती हुई आपको नजर आएंगी, टाइल्स लगे होंगे, शौचालय बने होंगे, बच्चों को पठन पाठन में कोई सुविधा नहीं होगी, बच्चों के लिए न गरीब न अमीर सबका साथ और सबका विकास का नारा चरितार्थ करते हुए स्कूल चलो अभियान के तहत सभी बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, बुक्स, स्कॉलरशिप और मध्याह्न का भोजन, ये सरकार की व्यवस्था है। कब तक चलेगा अभियान? देखिए, ये पूरे माह जो है संचारी रोग के तहत अभियान चलेगा, जिसमें कि हमारे जो भी गांव हैं, मोहल्ले हैं, सभी में साफ सफाई और जो बुखार से पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के संबंध में हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। विभिन्न विभागों जैसे पंचायत विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग आदियों की भी ब्रीफिंग हो गई है और सब लोग इसमें मिलजुल के काम करेंगे, जिससे कि संचारी रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सके। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय पर हो रहे स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के आयोजक अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी जो लगातार निरंतर अपने सीतापुर सरकार की प्राथमिकता के अंतर्गत समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन में अभिवृद्धि एवं पंजीकृत छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में स्कूल चलो अभियान वृहद स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में जनपद सीतापुर में आज स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ नगर विकास, शहरी समग्र विकास और साथ ही नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 6 से 14 वर्ष के वय वर्ग के बच्चों को वहां पर 100% नामांकन विद्यालय में कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मुख्य विकास अधिकारी प्रताप और साथ ही प्रणता ऐश्वर्य व सदस्य विधान परिषद सभी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि तथा जिला विद्यालय निरीक्षक व विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, अध्यापक, अभिभावक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गण भी उपस्थित हुए हैं। लालकुआं के राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने अपने हाथों से विद्यार्थियों को पुस्तकों के साथ भेंट की और साथ ही इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि जिला शिक्षा वह सशक्त माध्यम है जिससे उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। समय पर पुस्तकों का वितरण छात्रों को अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू करने में मदद करता है। वहीं पाठ्य पुस्तकें मिलने से विद्यार्थियों के चेहरे भी खिल उठते हैं।
बड़ा कार्य हमारी सरकार ने किया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, अपने प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज नए शिक्षा सत्र 2026-27 के प्रथम दिवस हमारी सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को जो है निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई है। और ये बहुत बड़ा कार्य जिसे कहना चाहिए कि उन बच्चों के लिए जो इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो अधिकांश बच्चे थोड़ा आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते, ऐसे बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारी सरकार इन सरकारी विद्यालयों में भी निःशुल्क पुस्तकों से लेकर साइंस इक्विपमेंट से लेकर पठन पाठन की सामग्री से लेकर बुक से लेकर अच्छे क्लासरूम्स और अच्छे फर्नीचर, ये सब हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक हल्द्वानी के अंदर हमारे नए सत्र की और 26-27 के सत्र वाली किताबें पहुंच चुकी हैं, जिसको विद्यालयों तक पहुंचा दिया गया है। आज प्रत्येक विद्यालय में ये निःशुल्क पुस्तक वितरण का कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से चल रहा है और बड़े हर्षोल्लास से हमारे सभी बच्चे आज प्रवेश उत्सव भी मना रहे हैं और उस अवसर पर उनको नई किताबें प्राप्त हो रही है। नई उमंग के साथ में नया सत्र हमारा प्रारंभ हो रहा है। मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को और विद्वान गुरुजनों को शुभकामनाएं देता हूँ। नए सत्र में जो भी उनके अचीवमेंट है, उनको वो लक्ष्यों को पूरा करें और सीखने के प्रतिबल के अनुसार बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाए। धन्यवाद। कोटा राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा 81.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम है। इस बजट से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रदेश के 262 चिन्हित स्थानों पर कुल 591 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य में क्लीन एनर्जी के प्रति आमजन का भरोसा बढ़ेगा। ऊर्जा मंत्री श्री नागर ने विशेष रूप से कोटा संभाग के संदर्भ में हर वक्त वहां पर करते हुए बताया है कि औद्योगिक और साथ ही शैक्षणिक हब के रूप में अपनी पहचान रखने वाले कोटा में 28 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि कोटा को भविष्य में के स्मार्ट और साथ ही प्रदूषण मुक्त शहर के रूप में विकसित करना हमारी प्राथमिकता है। इन स्टेशनों की स्थापना से शहर के भीतर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और साथ ही 4 व्हीलर चालकों को सुलभ चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया, ये विस्तार केवल शहरों तक सीमित नहीं है। जयपुर में 112, अजमेर में 49 और उदयपुर में 39 चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर 34 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मंत्री नागर ने स्पष्ट किया कि इन स्टेशनों के लिए सरकारी विभागों की भूमि का उपयोग भी किया जाएगा। दो 262 स्थानों पर 591 चार्जिंग स्टेशन हमें दिए हैं और उसमें से कोटा को 28 चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। इसी तरह से जयपुर को 112, अजमेर को 49 और उदयपुर को 39। तो ये चार्जिंग स्टेशन हमारे राजस्थान में इन स्थानों पर लगेंगे 262 स्थानों पर और 591 वहाँ पर चार्जिंग मशीनें लगेंगी, जिसमें 81 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने राजस्थान को दिया है। ये डबल इंजन की सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है कि राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा करके और हम आने वाले समय में ईवी
को बढ़ावा देने के लिए, जो कि पोल्यूशन फ्री है और इससे पर्यावरण में जिस तरह से ये पर्यावरण को इससे शुद्धि मिलेगी और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से इसको सुधारा जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की वजह से संभव हो पाया है कि इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान को ये चार्जिंग स्टेशन मिले हैं। और इसकी वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से ये चार्जिंग स्टेशन लगेंगे तो आपने इन शहरों में ईवी की उपलब्धता बढ़ेगी और उससे वह पर्यावरण को लाभ मिलेगा और पर्यावरण शुद्ध होगा और वहाँ पर जो दूषित होता है उसको लाभ भी मिलेगा। और ये इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के डबल इंजन की सरकार की वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास हैं कि लगातार दिल्ली जाकर के केंद्रीय सहायता के माध्यम से जो प्रयास करते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान को ये तोहफा दिया है इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री जी युद्ध के चलते हुए आगे संकट आने वाला हो पेट्रोल डीजल को लेकर, तो उसको लेकर ही आगे की रणनीति बना रहे हो? देखिए, ये भी उसकी कड़ी में आगे हमारी निर्भरता बढ़े और हम पेट्रोल डीजल की निर्भरता पर कम हो और उसकी वजह से हम हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर उपयोग करते हुए अब ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे तो इस पर हमारा एक तो प्रदूषण कम होगा, दूसरा इससे हमारा जो ईवी के वजह से खर्चा भी कम होगा हमारे उपभोक्ताओं का और उसकी वजह से दूषित वातावरण भी नहीं होगा। और आज की स्थिति में जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो स्थितियां बन रही है, युद्ध के हालात बन रहे हैं, उसमें आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये विजन रहा है कि वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं और इस आपदा के समय हम बेहतर स्टेशन लगा के चार्जिंग को बढ़ावा दे करके, ईवी को बढ़ावा दे करके और हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पर्यावरण की हमारे पास जो वजह से जो उससे दूषित होता है उससे बचा भी सकेंगे। कोटा ग्रामीण के सांगोद थाना क्षेत्र स्थित मंडीता पंचायत के गुडला गांव में आज सुबह करीब 8:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, बालाजी की पुलिया से गुजर रहा लोहे के पाइप से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर में लदे भारी पाइप नीचे गिरने से पुलिया के नीचे बने चतुर्भुज बेरवा और साथ ही बाबूलाल बेरवा के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में सुनीता बेरवा 35 वर्षीय और मदन लाल बेरवा 40 वर्षीय घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कोटा भेजा गया है। पाइपों की चपेट में आने से एक विद्युत पोल भी गिर गया है, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना पर प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कराया है।
वन विभाग ने प्रदेश के सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और साथ ही अभयारण्यों के प्रवेश शुल्क में 10% बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज से लागू होकर 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेंगी। और साथ ही आपको बता दें, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जहां भारतीय पर्यटकों को अब 215 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1575 रुपए देने होंगे, जबकि छात्रों के लिए शुल्क 65 रुपए तक किया गया है। आपको बता दें, मुकंदरा टाइगर रिजर्व, केवला देव नेशनल पार्क और साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में भारतीयों के लिए शुल्क 165 रुपए ही किया गया है। हड़ौती क्षेत्र में सफारी और चंबल नदी बोटिंग भी महंगी हुई है। पत्थर खनन माफियाओं ने फॉरेस्ट विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला, 2 कर्मचारी घायल हुए। रक्तांचल पर्वत के पीछे बुधवार की सुबह करीब 8:15 पर मामा की खान पर अवैध चीजा पत्थर खनन को रोकने गई टोंक जिले की टीम पर हुआ है जानलेवा हमला। घायल कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, जेल हेडक्वार्टर से आदेश अनुसार इतला पर अवैध चीज पत्थर की रोकथाम के दौरान अवैध चीजा पत्थर से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को टीम द्वारा कब्जे में लिया गया था, लेकिन कुछ ही दूरी पर चलने पर अचानक 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष ट्रैक्टर के सामने आकर धारदार हथियार लाठी डंडों के साथ हमला कर दिए और साथ ही हमले में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी टीम ने तुरंत निवाई क्षेत्र के रेंजर धारीलाल बेरवा को तुरंत घटना को लेकर सूचना दी और वहीं तुरंत प्रभावी निवाई फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे और घटनास्थल पर चोटिल कर्मचारी को लेकर उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार चल रहा है। नरेंद्र सिंह राठौर, सहायक वनपाल। अच्छा था सर, हमें अवैध खनन की कोई शिकायत थी, तो हम डिवीज़न से सुबह 7:30-8 बजे के करीब रवाना होकर यहाँ रक्तांचल पर्वत के पीछे मामा जी की खान की तरफ अवैध खनन की जो थी पर मार के उधर गए। हमें सामने से एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखा, जिसे रोकने की कोशिश की, वो उसने ट्रैक्टर खाली करके भगाने की कोशिश की। उसको फिर भी रोक के जब्त कर लिया गया था। तो जब्त करने के बाद उसको जब राजपास के लिए वापस नाका पर या रेंज में लाने के लिए, परिसर में लाने के लिए वो रवाना हुए, तभी वहाँ कम से कम 5 से 10 पहले महिलाएं और पुरुष आए। उसके बाद 5-7 और आ गए सर, घेर लिया चारों ओर से, गाड़ी पे हमला किया, हम पे जानलेवा हमला किया। और भी स्टाफ की काफ़ी चोटें आई है, सरिये पत्थर डंडों से मारपीट की। मेरे खुद के हाथ में भी काफ़ी चोटें आई है और ट्रैक्टर को लेके वो भाग गए सर। सर हमने हमारे उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है। उनके द्वारा पुलिस थाने में अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। FIR दर्ज करवा रहे हैं उनके विरुद्ध और नामजद करवा रहे हैं। आज क्या कि गश्ती दल टोंक के द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु रक्तांचल पर्वत के पीछे गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उन्होंने एक ट्रैक्टर पकड़ा था। ट्रैक्टर पकड़ने के बाद उसको सुरक्षार्थ रेंज निवाई में ला रहे थे, तभी ही अवैध खननकर्ताओं के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 स्टाफ चोटिल हो गए और ट्रैक्टर को लेकर के वो मौके से फरार हो गए। जो स्टाफ चोटिल हुए उनका हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। इलाज के तुरंत बाद में थाने में आए, थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। जो थानेदार साहब ने बताया कि उनके जो भी है राजकार्य में बाधा मारपीट का मुकदमा दर्ज कर और कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, कितने लोग चोटिल हैं? क्या इनमें महिला सहायक कर्मचारी भी शामिल थे या केवल पुरुष ही हैं जिनकी चोट आई है? उसमें जो चोट आई है वो पुरुष ही है, 2 स्टाफ के आई है, महिलाओं के चोट नहीं आई है। इसके बाद सर जिन लोगों ने हमला किया, क्या वो उस दौरान भागने में सफल रहे थे? क्या उस दौरान कुछ भागने में भी सफल रहे, कुछ स्टाफ का कमी, वो हमलावर ज़्यादा थे और अपनी जो भी है कानून शांति व्यवस्था के लिए उनको वापस वहाँ से मौके से आ गए, उनको ट्रैक्टर को छोड़ते हुए। इसकी कार्रवाई यही है कि कुछ पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके कार्रवाई की जाएगी अवैध खननकर्ताओं विरुद्ध और
जो भी है राजकार्य बाधा मारपीट का थाने के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ये ऐसा आश्वासन दिया। केडीए की कमान आईएएस बचनेश कुमार अग्रवाल को सौंपी गई। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल होंगे कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त। इससे पूर्व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी के पास था केडीसी का अतिरिक्त चार्ज। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने जारी की आईएएस ट्रांसफर लिस्ट और संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने राज्यपाल की आज्ञा से जारी की 65 आईएएस ट्रांसफर सूची। बायतू आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बायतू में बुधवार को स्थानीय परीक्षाओं का परिणाम व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम रखा गया। विद्यार्थियों ने स्थानीय परीक्षार्थी और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। बुधवार को स्थानीय परीक्षा परिणाम व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम के साथ 10वीं व 12वीं बोर्ड की मेधावी विद्यार्थियों और साथी विद्यार्थियों को वहां माला व साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा विद्यार्थियों की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। आज उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान शैक्षिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उप समिति अध्यक्ष सुरेश कुमार गौड़, उपाध्यक्ष धनराज गांधी तथा चंपालाल सोनी, बालिका विद्यालय व्यवस्थापक पुखराज माली आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। भरतपुर के अटल बंद थाना क्षेत्र में स्थित बी नारायण गेट के बाहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक सीवर टैंक में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और मामले की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएसआई हरीश चंद में पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि बी नारायण गेट के पास सीवर टैंक से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को सीवर टैंक से बाहर निकाला है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस द्वारा उनके शिनाख्त के प्रयास जारी है। शव को भरतपुर के वहां आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक नाले में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पर थाने से रवाना होकर मैं मेजाब्ता के उपस्थित आया हूँ। डेड बॉडी को निकाल लिया गया है, जिसको मैं अभी आरबीएम में भिजवा रहा हूँ, जिसके परिजनों की जानकारी की जानी है। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने पुरानी लग रही है डेड बॉडी? सर ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन डेड बॉडी निकाली गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे के उपरांत की बात है। क्या नाम है आपका? हरीश चंद देसाई, थाना अटल। जो सूचना मिली कि दीनारे गेट के पास एक नाले में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। जो सूचना मिली कोटा से खबर, जहां एसएसआई एसोसिएशन कोटा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें वर्ष भर का शहर के औद्योगिक विकास और साथ ही रोड मैप घोषित किया गया। अध्यक्ष दीपक मेहता ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, एसएसआई एसोसिएशन का उद्देश्य हड़ौती क्षेत्र को एक सशक्त और वैश्विक औद्योगिक पहचान दिलाना है। कोटा को एक ऐसा एसएसएमई हब बनाना है जहां उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा मंच मिल सके। उन्होंने बताया कि सचिव समीर सूद और साथी कोषाध्यक्ष राहुल जैन के नेतृत्व में गवर्निंग बोर्ड ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन वहां एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए एक परिणाम उन्मुख कार्य योजना प्रस्तुत की है। दीपक मेहता ने बताया कि एसोसिएशन की कार्य योजना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष बल दिया गया है, जिसके तहत सरकार विभागों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच सीधे तालमेल हेतु समर्पित वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाएंगे और साथ ही एक्सपोजर तक की बड़ी तैयारी, नामचीन वक्ताओं का मिलेगी मार्गदर्शन और व्यापारिक विस्तार के लिए दिसंबर में राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नए उद्यमियों को मार्गदर्शन देने के लिए विवेक बिंद्रा और हर्षवर्धन जैन जैसे ख्याति प्राप्त वक्ताओं के सत्र आयोजित भी होंगे।
सरकार एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर कर सकती है, मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक संस्था ही कर सकती है। सरकार संस्थाओं को इसीलिए बढ़ावा देती है क्योंकि प्लेटफॉर्म संस्थाएं ही हैं क्रियान्वित करने के लिए किसी भी चीज को। स्किल डेवलपमेंट में आप ट्रेन कर सकते हो, मगर आना तो उद्योग के पास ही पड़ेगा। तो हम उद्योग एक स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट, हमने 12 डिपार्टमेंट बनाए हैं जो पीछे लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे 12 वाइस प्रेसिडेंट्स अलग अलग एरियाज के साथ में वो उन पर्टिकुलर एरियाज पे मेन फोकस रखेंगे कि हम किस प्रकार से, हमारा उद्देश्य मेंबर को आगे बढ़ाना तो है ही, साथ में कोटा को गति देना। स्वागत करता हूँ एसएसआई समिट जी को और त्रिपुरा रे राहुल जी, ये अपना पूरा मिशन बताएंगे कि 26-27 को हम क्या करने वाले हैं। कार्यकाल एक साल पहले निर्णय हो चुका था इस चीज का कि भाई आई विल बी द प्रेसिडेंट। तो अभी तक करीबन 12 मुख्य डिपार्टमेंट, जिसमें कि रिको, डीआईसी, उद्योगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हर कानून कागज तक सीमित नहीं रहता, उसको समझने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपनी। तो मैं 41वां प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे पहले जो 40 प्रेसिडेंट आज तक रहे हैं उन्होंने ये समन्वय बहुत शानदार तरीके से निभाया है। एसएसआई के पास में अपनी बहुत सारी राय ली जाती है, तो इस बार व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करें। इसमें हमने कुछ चीजें चिन्हित की है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसमें से पढ़ लें। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसपे हम सर एक मिनट थोड़ी देर बाद में इनका हो जाए फिर मैं पूरी बोर्ड टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। जैसे कि हमने 13 वाइस प्रेसिडेंट्स को अलग अलग ड्यूटीज दी हैं और साथ में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज भी दिए हैं, ताकि और डीप में जाकर हम हर एक संस्था, छोटी संस्था से बड़ी संस्था का एक बड़े भाई के रूप में काम कर सके। आज तक हम ज्यादा जोर कंप्लायंसेस की ओर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याएं सुलझाने में रहे हैं। इस बार हमारा जोर ज्यादा व्यापार बढ़ाने में, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि युवा उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को और कोटा से बाहर कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि व्यापार तब बढ़ेगा जब हम कोटा के बाहर जाएंगे। नई अप्रोच के लिए हम चाइना कैंटन फेयर, विच इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेयर, वहां पर करीबन 100 उद्यमियों को हम प्लान कर रहे हैं अक्टूबर महीने में ले जाने की। साथ में जितने भी एक्सपोज, बड़े एक्सपोज इंडिया में लगते हैं, उन सब को प्रमोट भी करेंगे और वहां पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ में कलेक्टिव लीडरशिप जिसे हम कहते हैं ना, कि बड़े भाई होने के नाते सपोजिटली आज 10 उद्योगों को मिलकर कोई एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनकर उनको एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट भी हम सपोर्ट करेंगे। मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे 3 फेज्ड वर्क हैं। एक, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का बिजनेस डेवलप करना। दूसरा, नए उद्यमियों को शार्क टैंक के माध्यम से, शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंडिंग, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम हम उद्योग देने की कोशिश करेंगे। साथ में महिला उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। एक तो उनको आगे से उनका प्रचार करने का, ताकि उनके उद्योग चल सके। दूसरा, नए उद्यमी कैसे पैदा हो सके, उसके लिए इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना। हमने करीबन 3 बड़े ट्रेनर से ऑलरेडी बातचीत कर ली है, बिजनेस ट्रेनर्स हैं इंडिया के, उनसे बात कर ली है, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग बिग बिजनेस कॉन्क्लेव। सर, आप देख के आ रहे हैं, व्यापार नहीं करके आ रहे हैं। आप ये समझिए, कोई चीज अगर व्यापार में सीखने योग्य है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कोटा से आज के टाइम पर या वर्ल्ड से लोग आते हैं उस चीज को देखने के लिए, तो देखने में मुझे लगता है आपको कोई हर्ष किसी को नहीं होना चाहिए। व्यापार योग्य है, और अगर व्यापार से अगर आपकी गति बढ़ती है तो मुझे लगता है कि हमें अवश्य विजिट करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सर देखिए, सरकार एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर कर सकती है, मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक संस्था ही कर सकती है। सरकार संस्थाओं को इसीलिए बढ़ावा देती है क्योंकि प्लेटफॉर्म संस्थाएं ही हैं क्रियान्वित करने के लिए किसी भी चीज को। स्किल डेवलपमेंट में आप ट्रेन कर सकते हो, मगर आना तो उद्योग के पास ही पड़ेगा। तो हम उद्योग एक स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट, हमने 12 डिपार्टमेंट बनाए हैं जो पीछे लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे 12 वाइस प्रेसिडेंट्स अलग अलग एरियाज के साथ में वो उन पर्टिकुलर एरियाज पे मेन फोकस रखेंगे कि हम किस प्रकार से, हमारा उद्देश्य मेंबर को आगे बढ़ाना तो है ही, साथ में कोटा को गति देना। स्वागत करता हूँ एसएसआई समिट जी को और त्रिपुरा रे राहुल जी,
ये अपना पूरा मिशन बताएंगे कि 26-27 को हम क्या करने वाले हैं। ये मैं कार्यकाल एक साल पहले निर्णय हो चुका था इस चीज का कि भाई द प्रेसिडेंट, तो अभी तक करीबन 12 मुख्य डिपार्टमेंट जिसमें कि रिको, डीआईसी, उद्योगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हर कानून कागज तक सीमित नहीं रहता, उसको समझने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपनी। तो मैं 41वां प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे पहले जो 40 प्रेसिडेंट आज तक रहे हैं उन्होंने ये समन्वय बहुत शानदार तरीके से निभाया है। एसएसआई के पास में अपनी बहुत सारी राय ली जाती है, तो इस बार व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करें। इसमें हमने कुछ चीजें चिन्हित की है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसमें से पढ़ लें। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसपे हम सर एक मिनट थोड़ी देर आधे बाद में इनका हो जाए फिर मैं पूरी बोर्ड टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जैसे कि हमने 13 वाइस प्रेसिडेंट्स को अलग अलग ड्यूटीज दी हैं और साथ में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज भी दिए हैं, ताकि और डीप में जाकर हम हर एक संस्था, छोटी संस्था से बड़ी संस्था का एक बड़े भाई के रूप में काम कर सके। आज तक हम ज्यादा जोर कंप्लायंसेस की ओर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याएं सुलझाने में रहे हैं। इस बार हमारा जोर ज्यादा व्यापार बढ़ाने में, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि युवा उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को और कोटा से बाहर कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि व्यापार तब बढ़ेगा जब हम कोटा के बाहर जाएंगे। नई अप्रोच के लिए हम चाइना कैंटन फेयर, विच इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेयर, वहां पर करीबन 100 उद्यमियों को हम प्लान कर रहे हैं अक्टूबर महीने में ले जाने की। साथ में जितने भी एक्सपोज, बड़े एक्सपोज इंडिया में लगते हैं, उन सब को प्रमोट भी करेंगे और वहां पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ में कलेक्टिव लीडरशिप जिसे हम कहते हैं ना, कि बड़े भाई होने के नाते सपोजिटली आज 10 उद्योगों को मिलकर कोई एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनकर उनको एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट भी हम सपोर्ट करेंगे। मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे 3 फेज्ड वर्क हैं। एक, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का बिजनेस डेवलप करना। दूसरा, नए उद्यमियों को शार्क टैंक के माध्यम से, शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंडिंग, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम हम उद्योग देने की कोशिश करेंगे। साथ में महिला उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। एक तो उनको आगे से उनका प्रचार करने का, ताकि उनके उद्योग चल सके। दूसरा, नए उद्यमी कैसे पैदा हो सके, उसके लिए इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना। हमने करीबन 3 बड़े ट्रेनर से ऑलरेडी बातचीत कर ली है, बिजनेस ट्रेनर्स हैं इंडिया के, उनसे बात कर ली है, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग बिग बिजनेस कॉन्क्लेव। सर, आप देख के आ रहे हैं, व्यापार नहीं करके आ रहे हैं। आप ये समझिए, कोई चीज अगर व्यापार में सीखने योग्य है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कोटा से आज के टाइम पर या वर्ल्ड से लोग आते हैं उस चीज को देखने के लिए, तो देखने में मुझे लगता है आपको कोई हर्ष किसी को नहीं होना चाहिए। व्यापार योग्य है, और अगर व्यापार से अगर आपकी गति बढ़ती है तो मुझे लगता है कि हमें अवश्य विजिट करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सर देखिए, सरकार एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर कर सकती है, मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक संस्था ही कर सकती है। सरकार संस्थाओं को इसीलिए बढ़ावा देती है क्योंकि प्लेटफॉर्म संस्थाएं हैं क्रियान्वित करने के लिए किसी भी चीज को। स्किल डेवलपमेंट में आप ट्रेन कर सकते हो, मगर आना तो उद्योग के पास ही पड़ेगा। तो हम उद्योग एक स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट, हमने 12 डिपार्टमेंट बनाए हैं जो पीछे लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे 12 वाइस प्रेसिडेंट्स अलग अलग एरियाज के साथ में वो उन पर्टिकुलर एरियाज पे मेन फोकस रखेंगे कि हम किस प्रकार से, हमारा उद्देश्य मेंबर को आगे बढ़ाना तो है ही, साथ में कोटा को गति देना। स्वागत करता हूँ एसएसआई समिट की सूट और त्रिपुरा है राहुल जी। ये अपना पूरा मिशन बताएंगे कि 26-27 को हम क्या करने वाले हैं। कार्यकाल एक साल पहले निर्णय हो चुका था इस चीज का कि भाई द प्रेसिडेंट, तो अभी तक करीबन 12 मुख्य डिपार्टमेंट जिसमें कि रिको, डीआईसी, उद्योगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हर कानून कागज तक सीमित नहीं रहता, उसको समझने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपनी। तो मैं 41वां प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे पहले जो 40 प्रेसिडेंट आज तक रहे हैं उन्होंने ये समन्वय बहुत शानदार तरीके से निभाया है।
एसएसआई के पास में अपनी बहुत सारी राय ली जाती है। तो इस बार व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करें। इसमें हमने कुछ चीजें चिन्हित की है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसमें से पढ़ लें। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसपे हम सर एक मिनट थोड़ी देर बाद में इनका हो जाए फिर मैं लूँगा। पूरी बोर्ड टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जैसे कि हमने 13 वाइस प्रेसिडेंट्स को अलग अलग ड्यूटीज दी हैं और साथ में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज भी दिए हैं, ताकि और डीप में जाकर हम हर एक संस्था, छोटी संस्था से बड़ी संस्था का एक बड़े भाई के रूप में काम कर सके। आज तक हम ज्यादा जोर कंप्लायंसेस की ओर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याएं सुलझाने में रहे हैं। इस बार हमारा जोर ज्यादा व्यापार बढ़ाने में, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि युवा उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को और कोटा से बाहर कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि व्यापार तब बढ़ेगा जब हम कोटा के बाहर जाएंगे। नई अप्रोच के लिए हम चाइना कैंटन फेयर, विच इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेयर, वहां पर करीबन 100 उद्यमियों को हम प्लान कर रहे हैं अक्टूबर महीने में ले जाने की। साथ में जितने भी एक्सपोज, बड़े एक्सपोज इंडिया में लगते हैं, उन सब को प्रमोट भी करेंगे और वहां पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ में कलेक्टिव लीडरशिप जिसे हम कहते हैं ना, कि बड़े भाई होने के नाते सपोजिटली आज 10 उद्योगों को मिलकर कोई एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनकर उनको एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट भी हम सपोर्ट करेंगे। मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे 3 फेज्ड वर्क हैं। एक, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का बिजनेस डेवलप करना। दूसरा, नए उद्यमियों को शार्क टैंक के माध्यम से, शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंडिंग, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम हम उद्योग देने की कोशिश करेंगे। साथ में महिला उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। एक तो उनको आगे से उनका प्रचार करने का, ताकि उनके उद्योग चल सके। दूसरा, नए उद्यमी कैसे पैदा हो सके, उसके लिए इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना। हमने करीबन 3 बड़े ट्रेनर से ऑलरेडी बातचीत कर ली है, बिजनेस ट्रेनर्स हैं इंडिया के, उनसे बात कर ली है, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग बिग बिजनेस कॉन्क्लेव। सर, आप देख के आ रहे हैं, व्यापार नहीं करके आ रहे हैं। खबर जोधपुर से है। पंजाब पुलिस मंगलवार को दिन में, आपको बता दें कि वहां पहुंची है जोधपुर, और यहां जालोरी गेट के अंदर राजदान मिशन में एक मेडिकल शॉप मां कृपा फर्मी मेडिकल स्टोर नंबर 17 लोअर ग्राउंड फ्लोर पर जांच पड़ताल करने के साथ दस्तावेजों को देखा गया। साथ में ड्रग इंस्पेक्टर भी थे। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने पंजाब पुलिस से यहां आने का कारण स्पष्ट नहीं है, मगर माना जा रहा है कि पुलिस दवाइयों को लेकर पड़ताल कर रही है। और जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस दिन में जोधपुर के जालोरी गेट स्थित राजदान मेंशन कॉम्प्लेक्स पहुंची है। स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं लिया गया। पंजाब पुलिस ने एक मेडिकल शॉप दस्तावेजों को जांचा है और जानकारी जुटाई है। उनके साथ महिला ड्रग ऑफिसर भी थी और कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी जुटाई गई। मां कृपा फार्मा मेडिकल स्टोर नंबर 17 राजदान लंबे समय से दुकान के किराए पर ले रखा है, लेकिन कार्रवाई के दौरान वह फरार नजर आया। अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के व्यापारियों और साथ ही लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां कार्रवाई पंजाब में एक दर्ज मामले की जांच से जुड़ी है, जिसमें पंजाब पुलिस एवं ड्रग अधिकारी जांच कर रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर पंकज गहलोत का कहना है, औषधियों को जांच के सिलसिले में पंजाब पुलिस एवं ड्रग विभाग की संयुक्त टीम जोधपुर में मां कृपा फर्मा मेडिकल स्टोर जालोरी गेट स्थित उनकी जांच के लिए आई है और उसकी रिकॉर्ड के विस्तृत अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस मामले में जो भी रिकॉर्ड पाए जाएंगे उसकी कार्रवाई पंजाब पुलिस एवं वहां के ड्रग अधिकारी कार्रवाई करेंगे। क्या है ये पूरा मामला? पंजाब में कुछ दवाएं, संदेहास्पद दवाएं पकड़ी गई है, जिनकी जांच के सिलसिले में जो है पंजाब की पुलिस और वहां के ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जो है संयुक्त रूप से जोधपुर में आई है। ये मां कृपा फार्मा नाम की फर्म है, जिस पर अग्रिम अनुसंधान जारी है पुलिस के द्वारा, और जिसमें हमारे यहाँ लोकली जो है वो सहयोग दिया जा रहा है। सर, करीब कितने घंटे ये कार्रवाई चली है और क्या पाया गया, क्या मिला है? अभी हम इनका सारा जो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड है वो हम संभाल रहे हैं। उसमें जो भी चीजें पाई जाएगी उस पर अग्रिम अनुसंधान आगे किया जाएगा। कौन ऑनर है, क्या नाम है ऑनर का और क्या आगे की कार्रवाई? ऑनर का नाम प्रेम विश्नोई है। और अब आगे अग्रिम अनुसंधान पंजाब पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सर, इसमें कौन सी दवाएं शामिल होने का अनुमान है? जो नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाएं हैं। विस्तृत जानकारी अभी जो है अनुसंधान की वजह से दी नहीं जा सकती है।
कुछ बिलिंग और कुछ बिल वो सारी जांच की जा रही है। अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा पंजाब पुलिस के द्वारा, तो ज्यादा विस्तृत जानकारी देना अभी उचित नहीं रहेगा। आपका परिचय सर दे दीजिए। मैं पंकज गहलोत, औषधि। झालावाड़ शहर में पानी की समस्या को देखते हुए महिलाओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह राजावत के नेतृत्व में जलदाय विभाग पर जाकर प्रदर्शन किया। शहर में अधिकांश वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। 20 मिनट से ज्यादा नलों में पानी नहीं आ रहा है, जबकि नदियों में पानी भरपूर मात्रा में है। राज्य सरकार घर घर पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए तत्पर है, लेकिन जलदाय विभाग के उदासीन रवैये की वजह से आमजन परेशान होने को मजबूर है और जगह जगह जलदाय विभाग ने गड्ढे किए हुए हैं जिनको भरा भी नहीं गया है। इसी समस्या के समाधान के लिए महिलाओं ने मौके पर मिले अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। अधिकारियों को समय पर फोन नहीं उठाने पर भी नाराजगी जाहिर की और साथ ही व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को कहा गया है। अधिकारियों ने नहीं होने से महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और जलदाय विभाग के अधिकारी जो मौके पर मिले उनको खूब सुनाई। शहर में खराब पड़े 25 हैंडपंप खराब है, जिसको लेकर मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह राजावत द्वारा लगातार जलदाय विभाग की सहायक अभियंता भावना मेहरा को ठीक करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। ईमानदारी से ये तो स्वीकार करो आप। नहीं, क्या आप दिन बताओ, दिन कितने हो गए? नहीं, 1.5 महीना हो गया मैम इन हैंडपंपों के अपन को डिस्कस करते। दूसरा 1 मिनट मैम, ये बात हो गई, उन गड्ढों को खुदे हुए कितना समय हो गया? नहीं, आज ही नहीं, आप ये बताओ समय कितना हो गया और इसके विषय में मेरे द्वारा आपको कितनी बार विनम्र आग्रह किया जा चुका है, ये कृपया करके बता दो। कितना हो गया? नहीं, कितना 6 महीने हो गए ना? हो गए। और मेरे द्वारा कितनी बार आपको इसमें निवेदन कर लिया गया है, ये भी ईमानदारी से बताना आप। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज तक। आपने हर बार मुझे यही कहा, मैं 2 दिन में कराती हूँ, मैं 4 दिन में कराती हूँ, मैं 6 दिन में कराती हूँ। मैम नहीं हुई, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैं तो सबको संपर्क। भीकमपुर हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, फलोदी जिले के भीकमपुर कस्बे में 21 मार्च को हुई सनसनीखेज गोलीकांड हत्या मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन भी बरामद किए गए हैं। क्या पूरा मामला है, आपको बताइए। 21 मार्च 2026 को भीकमपुर में युवक रावल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे और तकनीक और खुफिया जानकारी से मिली सफलता पुलिस ने इस मामले में गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान की गई। तकनीकी डाटाबेस और मुखबिर सूचना का लिया गया सहारा। ऐसे पकड़े गए आरोपी 2 आरोपी दुर्गा सिंह और साथ ही गोपीलाल को अमृतसर में रात के समय पार्किंग एरिया में सोते हुए गिरफ्तार किया गया। तीसरे आरोपी प्रेम डोगियाल को ओसिया की पहाड़ियों के पीछे छिपे दौरान वहां दबोच लिया गया है। दिनांक 21 मार्च को पुलिस थाना मतोड़ा के कस्बा भीकमपुर में रावल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम का एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें थानाधिकारी मतोड़ा अमाना राम जी, हरी सिंह SHO लोहावट, वर्ताधिकारी लोहावट नगेंद्र कुमार और जिले की DST टीम को लगाया गया था, जिसमें रघुवीर सिंह मुलजिम को पूर्व में पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और वाहन पिस्टल को बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा 2 आरोपी दुर्ग सिंह और गोपीलाल को अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और पिस्टल और 3 राउंड बरामद किए गए हैं। और एक अन्य आरोपी जो रघुवीर सिंह के साथ फायरिंग में शामिल था, प्रेम डोगियाल, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभी जारी है और हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें तुरंत ही शेष आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और अंजाम तक कार्रवाई को।
जोधपुर शहर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पंचमुखी बालाजी मंदिर सिटी पुलिस अधीक्षक में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से अखंड रामायण पाठ एवं संकीर्तन मंडल द्वारा भक्ति रस से भरपूर वहां आयोजन रखा गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को आरती के साथ होगी। प्रातः 8 बजे अखंड पाठ प्रारंभ किया जाएगा, जिसका समापन 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार को प्रातः 9 बजे पूर्ण आरती के साथ होगा। मंदिर परिसर को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया जाएगा। बालाजी का श्रृंगार आकर्षक फूल माला और विशेष पत्तों से किया जाएगा। वहीं पूरे मंदिर को भव्य रोशनी और फूलों की सजावट से सजाया जाएगा, जिससे वातावरण भक्तिमय दिव्य बनेगा। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल को महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की भी संभावना है। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने और साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने की भी अपील की है। सभी को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जय श्री राम। जैसा कि सबको पता है, हनुमान महोत्सव 2 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी धूमधाम से की जा रही है, और जिसमें नाना प्रकार के, जैसे उसमें बालाजी को मालीपनों का श्रृंगार किया गया है, विशेष श्रृंगार किया गया है। और प्रातः 2 तारीख को प्रातः 8 बजे अखंड रामायण पाठ बैठाया जाएगा, और जिसकी पूर्ण आरती शुक्रवार प्रातः 9 बजे की जाएगी। और 2 तारीख को पूरे मंदिर परिसर में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूरे मंदिर को फूल मालाओं और रोशनी से सजाया गया है, और बालाजी की विशेष आरती जैसे सुबह प्रातः आरती सुबह 6 बजे और साय आरती करीब 7 बजे रखी गई है, जिसमें और सायकालीन महाप्रसादी रखी गई है, जिसमें जो भी इच्छुक भगत प्रसाद लेना चाहे ले सकता है और दर्शन लाभ उठा सकता है और बालाजी कृपा प्राप्त कर सकता है। आपका परिचय? जी सर, मैं संजय शर्मा, पंचमुखी बालाजी मंदिर पुजारी। असम की वेटर लिफ्टर पल्लवी पायेंग ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 69 किलोग्राम में वहां पर रजत पदक हासिल किया है। और साथ ही आपको बता दें कि खास बात यह है कि पल्लवी ने अपनी 4 साल की बेटी को घर पर छोड़कर करी मेहनत और साथ ही ट्रेनिंग के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। जब उनकी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी, तब उन्होंने दोबारा वेट लिफ्टिंग में वापसी करने का फैसला लिया था। उनके पति जो BSF में तैनात है और मां के सहयोग से पल्लवी ने लगातार मेहनत की और आज ये मुकाम हासिल किया है। पल्लवी का कहना है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ये रजत पदक उनके करियर के लिए बेहद खास है और इससे उन्हें आगे और बेहतर करने का आत्मविश्वास भी मिलता है।
खबर रायपुर से है, जहां शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर यशस्वी महाविद्यालय दुर्ग के भूगर्भशास्त्र प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा कि वाटर शेड मैनेजमेंट में जन जागरूकता, जियोलॉजी और साथ ही प्रशासनिक संबंधी की अहम भूमिका होती है। सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा आयोजित व्याख्यान में उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साथ ही रिचार्ज पिट में भूमिगत जल भंडारण बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने जल संरक्षण और साथ ही फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए किसानों को धान के साथ अन्य फसलों की भी ध्यान देने की सलाह दी है। कार्यक्रम में भूवैज्ञानिक स्थिति और साथ ही भूमिगत जल स्तर पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।